तो आज की जो क्लास है ये क्लास है लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य की। और ये इम्पोर्टेंट क्लास है और हम लोग एक प्रश्नों की सीरीज पर चल रहे हैं। आज हमारे सामने जो है 42 प्रश्न है और कह रहा है कि कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट किस वर्ष बना था। आप सभी लोग जानते हो कि 1948 में बना था। मैं आप लोगों को कुछ एक्ट बता देता हूं जो इम्पोर्टेंट है यूजीसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पर भी, और साथ ही साथ लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होगा। एक आता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ध्यान रखेंगे सभी लोग। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का है। कंपनी अधिनियम 1956 का है। ध्यान रखिएगा, धारा 8 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होता है इस चीज़ को। और धारा 25 के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड हुआ है, दुर्गाबाई देशमुख की एक संस्था रही है, कोई नाम जानता है उसका? बताइए। दुर्गाबाई देशमुख जो 1956 में एस्टेब्लिश किया था, उस संस्था का क्या नाम है? सर कुछ वेलफेयर करके था। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एक सर 1953 था ना, केंद्रीय समाज हाँ हाँ, कल्याण बोर्ड। 1953 और क्या नाम है, धारा 25 के अंतर्गत ये रजिस्टर्ड किया गया था। याद रखेंगे, कंपनी अधिनियम के तहत। बात कर लेते हैं एक औद्योगिक विवाद अधिनियम, ये आया था 1947 में। इसको भी आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। और एक कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम होता है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, याद रखेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, याद रखेंगे आप लोग। और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम जो आप देख रहे हैं इसमें प्रश्न में ही है, 1948, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और एक धर्मार्थ दान अधिनियम आया हुआ था, धर्मार्थ दान अधिनियम था ये, और ये काफ़ी फेमस भी रहा है यूजीसी के एग्ज़ाम में, सोशल वर्क में, 1890 में, 1890 में, याद रखेंगे। और कुछ और भी बातें कर लेते हैं, जैसे भारतीय न्यास अधिनियम, भारतीय न्यास अधिनियम 1882, आप इसको ध्यान रखेंगे। 1882 ये अधिनियम रहा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है ये भी। सामान पारिश्रमिक अधिनियम आया था, सामान पारिश्रमिक अधिनियम आया था 1976 में, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम है 1860 में। आप लोगों को मैं एक बार प्रश्न भी आया था, मैंने बताया भी है आप लोगों को, ठीक है। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में लाया गया था, 1956 में, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम है एक, जो 2005 में लाया गया था, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ अधिनियम थे, और कभी कभी अधिनियम जो है पूछ लिए जाते हैं कि वो कौन से साल में उसकी स्थापना की गई थी। एक अधिनियम है ग्रेचुटी, जिसको उपादान का भुगतान अधिनियम कहा जाता है। ग्रेचुटी का भुगतान अधिनियम 1972 है, 1972 है। कारखाना अधिनियम 1948 है, आपको बता चुका हूँ। और ये भी आपका कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम भी 1948 का है, ठीक है। मातृत्व एक अधिनियम है, जानते हैं आप लोग? बताइए जरा, कब आया था? हाँ सर 1961। हाँ, 1961, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जितने मैंने एक्ट आप लोगों के यहाँ पर बताया है, ये एक्ट इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न लेते हैं 43। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, ध्यान दीजिएगा प्रश्न अच्छा है, कम्युनिटी चेस्ट को दर्शाता है? कम्युनिटी चेस्ट को दर्शाता है, बताइए। सर बी वाला ऑप्शन है इसमें। अच्छा, बी वाला जो है वो ऑप्शन आप बता रहे हैं। चलिए मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे, समुदाय में नेतृत्व विकसित करता है कि कम्युनिटी चेस्ट? नहीं, देखो कम्युनिटी चेस्ट, आप चेस्ट का मतलब छाती होता है ना, और कम्युनिटी छाती या संगठन का एक रूप बनता है यहाँ पे। तो आमतौर पर कम्युनिटी ट्रस्ट, कम्युनिटी फाउंडेशन और यूनाइटेड
वे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है। धर्मार्थ दान के उद्देश्य से एक समुदाय से जमा की गई बंदोबस्ती निधि होता है। कितने लोग जानते हैं बंदोबस्ती निधि? बताएं जरा। सोशल वर्क पढ़ रहे हैं। निधि का मतलब फंड बता दिया मैंने आपको, बताइए कितने लोग जानते हैं? वित्तीय बंदोबस्त इसी को बोला जाता है। आपको बता देता हूं मैं, सुन लीजिए। ये मैनेजमेंट के लिए एक कानूनी संरचना है और कई मामलों में अनिश्चित काल के लिए इसके संस्थापक और दाताओं की इच्छा के अनुसार एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए फाइनेंस, अचल संपत्ति और अन्य निवेश का एक पुल है। बंदोबस्ती को अवसर संचरित किया जाता है। यहाँ मुद्रा जो है स्फीति समायोजित मूलधन मूल्य बरकरार रखा जाता है। यहाँ पे ये इसी को बोला जाता है बंदोबस्त, एक प्रकार का बंदोबस्त निधि या वित्तीय बंदोबस्ती कह सकते हैं। तो यही कम्युनिटी चेस्ट का एक पार्ट है। और जब मैंने फाइनेंस की बात किया है तो किसी बच्चे ने कहा था कि अनेक संस्थानों को धन वितरण की बात करता है। तो अब तो शायद आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। तो पहला कम्युनिटी चेस्ट जो था, कम्युनिटी फंड जो बनाया गया था पहला, वो 1913 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1913 में बनाया गया था, क्वीनलैंड में। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? पहला वाला जो था इसका। तो छोटे समुदाय चेस्ट स्टिकर एक खाली रेस्तरां के दरवाजे पर स्वामित्व और प्रशिक्षुक लोगों को जितना, मतलब एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं फंडिंग वगैरह की बात, जहाँ पर लोगों को, निर्धन व्यक्तियों को, यानी गरीब व्यक्तियों को, वृद्ध व्यक्तियों को, ठीक है, फंड प्रोवाइड किया जा सके, पैसे उनको या फाइनेंस उसको प्रोवाइड किया जा सके। ये एक पार्ट है बंदोबस्त निधि या बंदोबस्त वित्तीय आप कह सकते हो। तो अनेक संस्थाओं को धन वितरण का काम कौन करती है? कम्युनिटी चेस्ट करती है। यही दर्शाती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो था बी वाला, ये करेक्ट था। बाकी आपसी भेदभाव को समाप्त करना, इसकी कोई भूमिका नहीं है। समुदाय और धार्मिक समन्वय को लेकर कोई भूमिका नहीं है। नेतृत्व को विकसित करने की कोई भूमिका नहीं है। इसका मनी से है, फाइनेंस से है कम्युनिटी चेस्ट की भूमिका। याद रहेगा आप लोगों को? बताइए। बोलिए, आप लोग कुछ बोलते भी रहिए। हाँ, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना। बताइए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना। इन शॉर्ट में इसको क्या बोला जाता है? 1993। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। NHRC। किसी ने बोला भाई कि 12 अक्टूबर 1993। सही जवाब आया है ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दूं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, इसको इन शॉर्ट में NHRC कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और यह एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। ध्यान रखेंगे, लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना और उनकी मानवता को चुनौती देना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत ये बातें कही जाती है। और यह एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। इसकी शुद्ध हिंदी अगर हम बात करते हैं तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कहा जाता है इसको। कोई बताएगा मुझे इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बताए कोई? न्यू दिल्ली इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ध्यान रखेंगे। और 12 अक्टूबर 2018 को इसने अपनी स्थापना के 25वां वर्ष पूरा किया था, 2018 को। और अगर हम बात करते हैं 2021 को, तो बताइए कौन सा वर्ष इसने पूरा किया है?
25वां 2018 में किया था। आप लोग हो कि नहीं हो बताइए। 21वां वर्ष, 21वां, अरे सॉरी 28, 28वां, 28वां पूरा किया था, 28। ठीक है, याद रखेंगे इसको। संयुक्त राष्ट्र इसे कहता है कि ये अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त किए जाएंगे मानवाधिकार, इसी अधिनियम में कहा गया है। मानवाधिकार में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, काम एवं शिक्षा का अधिकार आदि को शामिल किया गया है। इसमें कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसके द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में इसको अपनाया गया था। सार्वभौमिक घोषणा कर दी गई थी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जब कभी एग्जाम में आप लोगों से बनेगा ना UDHR करके, UDHR करके, ठीक है, तो इसको मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा की बात कर रहा है। तो वहां पे दस्तावेज में संयुक्त राष्ट्र महासभा का नाम आएगा तो 10 दिसंबर 1948 होगा। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की सलाह के रूप या सलाह गिरह के रूप में मानवाधिकार दिवस मनाया गया। मानवाधिकार 10 दिसंबर, हाँ 10 दिसंबर को मनाया गया। इसकी संरचना के बारे में अगर हम बात करें, याद रखिएगा, यह एक बहुसंसदीय संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में। और यह आवश्यक है कि 7 सदस्यों में कम से कम 3 पदेन सदस्य होंगे। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिश के आधार पर की जाती है। अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है इसमें, वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, या आप यहां पर कह लीजिए 70 वर्ष का। ठीक है, याद रखेंगे। इसका काम क्या है? मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला यदि NHRC के संज्ञान में आता है या शिकायत के माध्यम से लाया जाता है तो NHRC को उसकी जांच करने का अधिकार देती है। मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार है इसको। ठीक है, यहां पे आप ध्यान रखिएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा मानवाधिकार को बचाने के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है ना। तो ये कुछ बातें हैं, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चन पे मैं जो पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, है ना। चलिए, इरेक्शन के सिद्धांत के अनुसार युवा वयस्कता अवधि में निम्नलिखित में से कौन सी संकटीय स्थिति होगी? बताइए जरा, संकट की अवस्था कौन सी होगी? देखिए, उत्पादकता बनाम गतिहीनता, इसकी आयु 40 से लेकर 65 वर्ष है। एकात्मकता बनाम भूमिका, है ना, इसकी अगर हम बात करते हैं आयु को लेकर तो ये 12 से लेकर 18 वर्ष तक है। और मैं आपको बता दूं ये एडोलसेंस वाली है। इसी को कहा जाता है पहचान वर्सेस पहचान भ्रांति भी बोला जाता है, इसी को याद रखेंगे। और जो ये ऊपर वाला है उत्पादकता बनाम गतिहीनता, ये एक मिडिल एडल्ट हुड की है। ये उत्पादकता वर्सेस स्थिरता को बात करता है। ठीक है, बात करते हैं
परिश्रम बनाम हीनता के बारे में, परिश्रम बनाम हीनता के बारे में, तो ये स्कूल एज में आता है और ये आता है आपका 6 से लेकर 11 वर्ष में। और ये परिश्रम बनाम हीन भावना भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन डी की बात करते हैं, घनिष्ठता वर्सेस विलगन के बारे में। ये 19 से लेकर 40 के बीच की है, ये यंग एडल्टहुड है। इसी को आत्मीयता वर्सेस अलगाव भी कहा जाता है। इसमें अगर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में, तो रिलेशनशिप की भूमिका होती है इसमें। तो ये संकटी स्थिति होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका यहाँ पे। एरिक इरेक्शन के कुल कितनी अवस्था है? 8। पहला आपको मालूम होना चाहिए, जन्म से लेकर 18 माह तक होता है, विश्वास बनाम अविश्वास कहा जाता है, इन्फेंसी बोला जाता है इसको, शैशवा। दूसरी अगर हम बारे में बात करें तो दूसरा जो होता है वो अर्ली चाइल्डहुड का होता है, जो 3 से लेकर 4 वर्ष तक चलता है। स्वायत्तता बनाम शर्म होता है इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह होती है। तीसरी की अगर हम बात करते हैं तो प्री स्कूल का होता है, इसमें पहल शक्ति बनाम अपराध बोध होता है, 3 से 5 वर्ष होता है इसकी आयु। चौथे की अगर हम बात करते हैं तो स्कूल एज होता है, जो परिश्रम बनाम हीन भावना यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 से लेकर 11 वर्ष होता है। पांचवें स्टेज के बारे में अगर हम बात करें तो एडल्ट जो है एडोलसेंस होता है, यानी किशोरावस्था, 12 से लेकर 18 वर्ष होती है। ये पहचान वर्सेस पहचान भ्रांति होता है। छठे की बात अगर हम करते हैं तो यंग एडल्टहुड होता है, 19 से लेकर 40 वर्ष, 19 से लेकर 40 वर्ष। आत्मीयता वर्सेस अलगाव इसको बोलते हैं, या घनिष्ठता वर्सेस विलगन भी कह सकते हो आप लोग। सातवां मिडिल एडल्टहुड हो जाता है, उत्पादकता बनाम स्थिरता, या तो आप कह लीजिए गतिहीनता भी कह सकते हो। 40 से लेकर 65 वर्ष तक होती है। और लास्ट 8वां स्टेज होता है मैच्योरिटी का, परिपक्वता का, 65 से लेकर मृत्यु तक होता है। संपूर्णता वर्सेस निराशा बोला जाता है। ठीक है, तो ये 8 स्टेजेस हैं, आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। बताइए एक बार। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है ऑक्टेविया हिल एवं सैमुअल बार्नेट का किसके साथ संबंध है? प्रश्न बहुत अच्छा है। आपको बता दूं, ऑक्टेविया हिल आपको मालूम होगा लंदन की जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की संस्थापक सदस्य में से एक माने जाते हैं ऑक्टेविया हिल को। नेशनल ट्रस्ट की नींव रखी है इसने, है ना? तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये लंदन की है 1869 वाली, और सैमुअल बार्नेट की। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही रहेगा, दान संस्थाओं से संबंधित है ये। बेवरिज प्रतिवेदन क्या है? बेवरिज रिपोर्ट 1940 नवंबर 1942 का है। 1941 41 में आया था, ये बुक प्रकाशित की गई थी, तो उस समय ये चर्चित में रही थी, तो 1942 आता है। क्वेश्चन में 1941 नहीं आता है, 1942 आता है। ठीक है, बेवरिज रिपोर्ट, क्योंकि बेवरिज रिपोर्ट 1942 को ही माना जाता है। ठीक है, तो प्रतिवेदन था ये एक प्रकार का। ठीक है, प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट पर आधारित थी ये, तो नवंबर 1942 रखना आप लोग। चिल्ड्रन एंड सोसाइटी थी ये, या एक पत्रिका है, और एक पत्रिका के रूप में ये प्रकाशित हुई थी। इसमें अगर हम बात करते हैं तो विले ब्लैकवेल का नाम आता है। क्या नाम आता है? विले ब्लैकवेल, 1987 का। पुअर लॉ रिपोर्ट आपको मालूम होगा, पुअर लॉ कमिश्नर्स की रिपोर्ट जो है 1834 में आई थी, कॉमर्शियल द्वारा था। एलिजाबेथन गरीब कानून एक आया था, और वो कानून था 1601 का। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्लियर हुआ ये प्रश्न? बताइए जरा एक बार, ऑक्टेविया हिल और सैमुअल बार्नेट का बताइए। समझते चलिएगा आप सभी लोग, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग, और हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 47। प्रश्न बहुत अच्छा है, समझने की कोशिश करिएगा।
प्रश्न कह रहा है कि राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत में से एक के अनुसार राज्य ग्राम पंचायत को सुसंगठित करने के लिए प्रयास करें, उन्हें ऐसे अधिकार एवं प्राधिकार से युक्त करें जिससे कि वे स्वयं शासक एकक के रूप में कार्य कर सके। उचित अनुच्छेद को इंगित करें। जरा बताएं। 40 सबसे बढ़िया जवाब। जब कभी आपको ग्राम पंचायत मिले तो ऑप्शन बी ही आएगा वहां पे, 40। बाकी ये सब कुछ है नहीं, केवल एक ही शब्द है यहाँ पे, ग्राम पंचायत। अनुच्छेद अगर हम बात करते हैं 31 के बारे में, तो संपत्ति का अनिवार्य अर्जन बताया गया। और आपको ये भी मालूम होगा कि 44वां संविधान संशोधन 1978 की धारा 6 के द्वारा 20/6/1979 से ये निरस्त कर दिया गया। और 1939 की बात करें तो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति का तत्व है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है 1939 का ए, जिसमें समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है 39 का ए में। परिभाषा बताई गई है राज्यों वगैरह के बारे में अनुच्छेद 36 में। ऑप्शन नंबर यहां पे बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य का भाग नहीं है? बताइए जरा। कॉन्टेक्ट एनालिसिस, ट्रीटमेंट तो भाग होगा, असेसमेंट भाग होगा, इवैल्यूएशन भाग होगा। भाई असेसमेंट का मतलब होता है निर्धारण, इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन, ट्रीटमेंट का मतलब होता है उपचार। ये व्यक्तिक सेवा कार्य के भाग हैं। जरा आप मुझे बताइए। अंश विश्लेषण नहीं है। अंश विश्लेषण नहीं है, इसी को कहा जाता है कॉन्टेक्ट एनालिसिस। आपको मैं बता दूं, एक फर्न लोरी थे, मैंने आपको शायद बताया भी है यूजीसी क्लास में। फर्न लोरी 1936 में अध्ययन, लेकिन याद रखिएगा प्रक्रिया के दौरान पार्लियामेंट का ही नाम आएगा, ठीक है। अध्ययन, पूर्वानुमान, निदान, उपचार, मूल्यांकन, लक्ष्य का निर्माण, ठीक है, हस्तक्षेप, समाप्ति, ये प्रक्रिया के रूप में जानी गई। और ये था फर्न लोरी 1936 में दिया था, जिसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49, प्राथमिक समूह नहीं है। देखिए आज 8 बजे जो क्लास चलने वाली है, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह पे क्लास चलेगी आप लोगों की। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह नहीं है? देखिए गैंग है, परिवार है, साथी समूह भी होगा, भीड़ नहीं होगा, क्लाउड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका यहाँ पे। देखिए आपको बता दूं, एक बुक आई थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की, 1909 में आई थी। कब आई थी? 1909 में आई थी। छोटे आकार का वह समूह है जिसके सदस्य आपस में निकट व्यक्तिक संबंध रखते हैं। 2 से 50-60 लोग हो सकते हैं। साथी समूह हो सकता है, अपमान हो सकता है, निंदा हो सकता है, पड़ोस हो सकता है, परिवार हो सकता है, बचपन हो सकता है, मित्र हो सकता है, पुरस्कार हो सकता है, गैंग हो सकता है, साथी समूह हो सकता है। साथी समूह का मतलब मित्र हो गया, खेल भी हो सकता है। ये प्राथमिक समूह का एक पार्ट है, भीड़ नहीं है। ये बात किसने कही है? चार्ल्स हर्टन कूले। द्वितीयक समूह की बात करें, वे समूह जिनके सदस्यों के बीच अंतः क्रियाएं अधिक अवैयक्तिक होती हैं और वे साझे हित पर आधारित होती हैं, तो इसकी सदस्यों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है।
ये द्वितीयक समूह का पार्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। सामाजिक नियंत्रण का अर्थ बताइए। स्वतंत्र सामाजिक नियंत्रण का अर्थ क्या होगा? सामाजिक नियंत्रण का अर्थ होता है कि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था अपने को संगठित बनाए रखती है, एक परिवर्तनशील संतुलन की भांति अपने को क्रियाशील रखती है। सामाजिक नियंत्रण और आदर्शों के उस समूह से है जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूहों के बीच संघर्ष को दूर अथवा कम किया जा सकता है, जिसके किसी अधिक समावेशी समूह की सुदृढ़ता बनाई रखी जा सके। तो स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना ये नहीं है सामाजिक नियंत्रण। समाज विरोधी व्यवहार का आलंबन देना ये भी नहीं है। सामाजिक विरचना जो अनुरूपता को बढ़ावा दे और विचलन को घटाए, ये आपको देता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा यहाँ पर, सामाजिक नियंत्रण का अर्थ में। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 50 तक? बताइए एक बार।